जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य का नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है यह एक राज्य पे निर्भर करता है। राज्य के एक तरफ से अगर देखा जाए तो राज्यों के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, हम पूरी ट्रिक से पढ़ाएंगे, पूरा समझाकर कहानी के रूप में। आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को समय बर्बाद ना करूंगा, सीधा आता हूं टॉपिक पे। देखिए, ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यह भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 है। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 है। ये याद रहेगा कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, भूलेंगे तो नहीं आप लोग। चलिए मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, 36 से 51। ठीक है, भाग 4 36 से 51 हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यह कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड में कहां से आया है? तो स्पेन से। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। तो ये इतना चीज याद रहेगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक, याद रहेगा। क्योंकि देखिए, कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किस देशों से लिया गया है या कहां से लिया गया है? तो याद रहेगा आयरलैंड। कितना भाग में है? 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 36 में सबसे पहली चीज, अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य का परिभाषा, या बोले तो संविधान द्वारा दिया गया एक निर्देश है कि आपके राज्य में एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत रहेगा जो राज्यों द्वारा चलाना है। ठीक है, 37 में क्या है? देश के शासन के मूल अधिकार। समझ रहे? देश के शासन के मूल अधिकार। ठीक है, 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 में क्या है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अगर लोक कल्याण की अभिवृद्धि की हम बात करें, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। देखिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। 38 में लोक कल्याण की अनुमति अगर देखा जाए, मतलब लोगों को जैसे होता है एक भलाई करना। ठीक है, सभी को कल्याण हेतु सरकार को काम करना, राज्य सरकार को काम करना, सामाजिक पूरे समाज को करना, आर्थिक एवं राजनीतिक, आर्थिक और एवं राजनीतिक दोनों तरफ से उसे हेल्प करना। ठीक है, फिर आता है 39 के काम में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि व्यवस्था। देखिए 39 का काम में होता है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। क्या है पता है? सामान्य न्याय मतलब जो व्यक्ति, अगर मान सपोज ऐसे समझे आप कि जो व्यक्ति गरीब है, ठीक है, गरीब है तो उसे समान न्याय मिलना चाहिए। विधि का मतलब क्या है पता? देखिए, इसका मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा। विधि क्या है? निःशुल्क विधि सहायता। विधि का मतलब हो गया कानूनी सहायता। विधि का मतलब क्या हो गया? कानूनी सहायता। जैसे देखते हैं बहुत लोग, क्या होता है कि जमीन जगह का मैटर में लड़ाई होता है तो थाना में जाके जब फायर होता है तो वहां पे दरोगा जो होते हैं थाना में, वो बहुत लोगों को कानून समझाते हैं, हाँ ऐसे है। ठीक है, या फिर यहाँ पे यह भी परामर्श दिया जाता है कि आप अपने मनपसंद वकील रख सकते हैं। ठीक है, विधि का मतलब हो गया कानूनी व्यवस्था। तो समझ में आ गया 39 के काम में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। समान न्याय मतलब दोनों को समान न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसे ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए और इसे कम सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, कितना में? न्याय, समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता। तो 39 का काम है। देखिए, खा गा घा, अगर जैसे का खा गा घा आया, समझ लीजिए कि ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद 39 के काम में क्या है?
सार्वजनिक धन का स्वामित्व पर नियंत्रण तथा सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन। ठीक है, सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन। यह बताया गया है कि यहां पे जो धन है, ठीक है, धन का स्वामित्व पर नियंत्रण रखना और सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन, मतलब कि राज्य सरकार को यह फर्ज बनता है कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन, मतलब जैसे कि राज्य के लोगों को संपूर्ण साधन देना, राज्य के लोगों को हर विधि व्यवस्था से मुहैया कराना ताकि राज्य के लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, ये सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो गया। ठीक है, अब आता है क्या, गा। तो गा में क्या है, धन का समान वितरण। ठीक है, गा में क्या आता है, तो गा में आता है धन का समान वितरण। ठीक है, और खा में क्या बताए थे हम कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व नियंत्रण हो ताकि अर्थव्यवस्था का विकास हो, ताकि अर्थव्यवस्था का विकास हो। ठीक है, गा में हम बताए थे, खा में बताए थे ताकि अर्थव्यवस्था का विकास हो। ठीक है, और धन का समान वितरण, गा में क्या है, धन का समान वितरण। फिर घा में क्या है, देखिए, स्त्री या पुरुष के लिए समान वेतन। देखिए, स्त्री या पुरुष के लिए समान वेतन। 39 के घा में क्या, स्त्री या पुरुष के लिए समान वेतन। अगर इसमें यह समझाया गया है कि सपोज दैट कि कोई पुरुष मजदूरी करता है 8 घंटे, उसे 300 रुपया मिलता है, और कोई स्त्री अगर मजदूरी करती है 8 घंटे तो उसे भी 300 रुपया मिलना चाहिए, ना कि अगर उसे 200 मिलना चाहिए और पुरुष है तो उसे 500 मिलना चाहिए, 300 मिलना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 39 के घ में क्या कहता है कि स्त्री हो या पुरुष दोनों को समान मजदूरी मिलना चाहिए, दोनों को समान मजदूरी मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, समान मजदूरी समान वेतन मिलना चाहिए। समझ में आ गया घा। उसके बाद क्या, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है, रिपीट होता है हर एग्जाम में, ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। ठीक है, सबसे पहले ग्राम पंचायत का चुनाव कहां हुआ था पता है? देखिए, क्वेश्चन में भी पूछता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव सबसे पहले कहां हुआ था, तो ग्राम पंचायत का चुनाव सबसे पहले राजस्थान के नागौर इलाका में हुआ था। कहां हुआ था? राजस्थान के नागौर में सबसे पहले ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता था। अब बताइए कि ग्राम पंचायत का जब गठन हो रहा था तो इसमें जो है गांधी जी और अंबेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों क्या थे कि अंबेडकर जी का कहना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि ग्राम पंचायत लागू ना हो, लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि नहीं, ग्राम पंचायत लागू होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि अंबेडकर जी का कहना था कि अगर ग्राम पंचायत हम लागू करते हैं तो केंद्र से अगर 100 रुपया पहुंचता है तो मुखिया उखिया लोग आधा खा के डकर जाएंगे और गांव का विकास नहीं हो पाएगा और पैसे की बर्बादी भी होगी। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि नहीं, अगर सपोज दैट कि हम यहां से 100 रुपया भेजें, वहां जाके अगर सपोज 30 रुपया ही बचे तो 20 रुपया का कम से कम काम तो होगा। 10 रुपया मुखिया खाएगा, 20 रुपया का कम से कम काम तो होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि ग्राम पंचायत का गठन 2 अक्टूबर को हुआ, क्योंकि गांधी जी का मन था, और गांधी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को ही। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली बार ग्राम पंचायत बना और वहां पे चुनाव हुआ। ठीक है, याद रहेगा कि ग्राम पंचायत चुनाव सबसे पहले कहां हुआ था? नागौर में। कहा? राजस्थान में। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, समझ में आ गया 40 तक? बढ़े आगे हम, चलिए अब अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम और लोक सहायता। 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में काम और लोक सहायता। ठीक है, जैसे कुछ दशाओं में काम और लोक सहायता का मतलब हो गया शिक्षा और लोक सहायता। ठीक है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। ठीक ठीक है, समझ में आया? 41 का क्या है? कुछ दशाओं में काम और लोक सहायता। अगर हम अनुच्छेद 41 का समझे, ठीक है, तो क्या बोल रहा है? कुछ दशाओं में
काम और लोक सहायता। अगर देखा जाए कुछ दशाओं में काम, जैसे बुढ़ापा, जैसे बुजुर्ग आदमी को, यह राज्य सरकार का फर्ज बनता है कि जैसे अगर बूढ़ा हो गए हैं तो उसे वृद्धा पेंशन देना। ठीक है, वृद्धा पेंशन जो है आपके राज्य में भी, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में भी मिलता होगा। विधवा पेंशन मिलता होगा, या कोई अगर विकलांग है तो उन्हें साइकिल या मोटरसाइकिल, जो विकलांग चेयर होता है, या विकलांग साइकिल या मोटरसाइकिल जो होता है वह मिलता होगा। ये सब अनुच्छेद 41 में है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि लोक सहायता पे काम करे, लोक सहायता पे काम करे। तो समझ गए कुछ दशाओं में काम और लोक सहायता। जैसे हो गया शिक्षा भी इसमें आता है। शिक्षा का मतलब क्या हो गया कि बुजुर्ग लोग को भी बताया जाता है कि बुजुर्ग लोग भी को भी एक शिक्षा दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे बुजुर्ग लोग को कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करते, बैठे बैठे बोर होते हैं। आप देखिएगा कि बुजुर्ग लोग क्या होता है ना, ठीक है, सीरियस नहीं लीजिएगा, बुजुर्ग लोग क्या होता है कि गांव में जब कोई काम नहीं रहता है तो चाय की दुकान पे जाएंगे और एक जैसे होता है ना, कुर्सी तो रहता नहीं जल्दी, एक खंभा होता है बिजली का, वो गिरा देंगे किसी तरह, उस पर बैठ के पूरा गपशप करते हैं, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। ठीक है, तो सरकार इसमें भी नियम बनाई है कि अगर वो शिक्षा पाना चाहते हैं तो उसे शिक्षा दिया जा सकता है। ठीक है, ताकि उनका टाइम पास हो सके, मन बहल सके। ठीक है, और न्याय संगत मानोचित दशा समझ गए आप, सॉरी कुछ दशाओं में काम और लोक सहायता समझ गए आप। जैसे वृद्धा पेंशन मुहैया कराना बुजुर्गों के लिए, विकलांग के लिए विकलांग चेयर हो या विकलांग साइकिल या गाड़ी सुविधा कराना। ठीक है, समझिए 41, अनुच्छेद 41 में क्या है। अब आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या है, न्याय संगत मानोचित दशा प्रस्तुति सहायता। देखिए, न्याय संगत मानोचित दशा और प्रस्तुति सहायता, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और रेलवे वगैरह में भी, तो आप ये अच्छा से समझे। न्याय संगत मानोचित दशा में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कि आप सरकारी काम में हैं और आपका काम क्या है कि सपोज दैट कि आप रेलवे ग्रुप डी में हैं, माना कि रेलवे ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करते हुए कर्मचारी को टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया है। ठीक है, तो उसे जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। जैसे क्या है कि उनका काम है कि हथौड़ा मारना, ठीक है, लोहे पे हथौड़ा मारकर काम करना, और उनका टाइफाइड है या मलेरिया है, बुखार लग गया है, तो आप उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। आप उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते क्योंकि जब तक उनका पूर्ण रूप से वह स्वस्थ नहीं हो जाता है, जब तक वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें हल्का काम दिया जाएगा। आप काम कीजिए लेकिन क्या है कि हल्का काम कीजिए। ठीक है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं। ये नहीं कि जबरदस्ती कि नहीं आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यह अनुच्छेद 42 में है। और ये क्या है, प्रस्तुति सहायता। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है, प्रस्तुति सहायता क्या है पता है, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ही आता है प्रस्तुति सहायता। जब महिला लोग का नौकरी होता है, ठीक है, नौकरी में क्या होता है कि जैसे आजकल क्या है कि साइंस इतना तरक्की कर चुका है, साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि जब बच्चे होने वाले होते हैं तो पहले डेट बताया जाता है कि इस तारीख को इस महीना में बच्चे होंगे। ठीक है, तो डॉक्टर से अगर आप डेट दे देता है कि हाँ से आज से 3 महीना बाद इस महीना में आपका बच्चा होगा, तो प्रस्तुति जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट से 3 महीना पहले और प्रेग्नेंट और बच्चा होने के 3 महीना बाद यानी 6 महीना की छुट्टी दी जाती है। ठीक है, 6 महीना की छुट्टी दी जाती है प्रस्तुति सहायता में। और हाँ, एक ही चीज और है कि 6 महीना की जो छुट्टी दी जाती है तो वो 2 बच्चा में ही प्रावधान रहता है। ठीक है, 2 बच्चा में ही प्रावधान रहता है कि 2 बच्चे तक क्या होता है कि 3 महीना मतलब बच्चा होने से 3 महीना पहले और बच्चा होने के 3 महीना बाद तक छुट्टी दिया जाता है लेडी को। ठीक है, महिला को। और 2 बच्चा से ज्यादा तो छुट्टी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो पता है कि 4, 5, 6 हो रहा है छुट्टी आदमी ले ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं। यह अनुच्छेद 42 में बताता है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसे 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक छुट्टी दिया जाएगा। लेकिन इसमें पुरुष का क्या भागीदारी है पता है?
पुरुष का क्या है कि अगर पुरुष की वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो उसे 15 दिन पहले और बच्चा होने के 15 दिन बाद तक छुट्टी दिया जा सकता है, यानी पूरा 1 महीना की छुट्टी पुरुष को भी दिया जा सकता है, दिया जाता है। क्योंकि क्यों पता है, जैसे किसी का वाइफ है तो उसे हॉस्पिटल ले जाना, भाग दौड़ करना, क्योंकि पुरुष ही तो करेगा। तो अगर जिस पुरुष का नौकरी है और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और बच्चा 15 दिन बाद होने वाला है, तो उन्हें 15 दिन पहले छुट्टी दिया जाएगा और बच्चा होने के बाद 15 दिन बाद उन्हें 15 दिन तक और छुट्टी दिया जाएगा, ताकि छठियारे वगैरह करके आराम से ये आ सके। ठीक है, समझ में आ गया अनुच्छेद 42 अच्छा से। बढ़े आगे। अनुच्छेद 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी राज्य के कुटीर को प्रोत्साहन। देखिए अभी हम इधर भी समझाए थे, निर्वाह मजदूरी मतलब कि कोई भी व्यक्ति से अगर आप काम कराइए तो उसे उचित मजदूरी दीजिए। ये नहीं कि 8 घंटा काम करें और 50 रुपया दे दिए कि जाओ भाई तेरा हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मजदूरी दर उतना दे जितना होना चाहिए। 8 घंटा काम करे, 10 घंटा काम करे, उसके हिसाब से मजदूरी भी होना जरूरी है। यह अनुच्छेद कितना में है, तो 43 में। याद रखेंगे कि निर्वाह मजदूरी राज्य के कुटीर उद्योग अनुच्छेद कितना में है, 43 में। राज्य के कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन मतलब क्या होता है पता है, कि जैसे देखिए अनुच्छेद 43 में यह भी बताया गया है कि यदि कोई कंपनी है, यदि कोई कंपनी है तो वह जब डिस्कस करे, ठीक है, डिस्कस करे कि दशहरे की छुट्टी कब से होनी चाहिए या दीपावली की छुट्टी कब से होनी चाहिए, तो वहां का जो सुपरवाइजर है या मालिक है, ठीक है, उन लोगों का यह फर्ज बनता है कि जो भी राय ले, जितने भी कंपनी के मजदूर हैं, हम सभी से मिलकर राय लें कि छुट्टी कब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी काम हो या सारे मजदूर भाई लोग का सभी का राय लेकर काम हो, ठीक है। यह अनुच्छेद 43 में बताया जाता है ताकि सभी लोगों का सहमत से काम हो सके। निर्वाह मजदूर राज्य के कुटीर उद्योग। आगे समझ में, बढ़े आगे चलिए। अनुच्छेद 44 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। देखिए हालांकि सिविल सहायता, सिविल कोर्ट अभी तो भारत में है नहीं, काम चल रहा है, हो सकता है सिविल कोर्ट भारत में आ सकती है, ठीक है। सिविल कोर्ट में क्या होता है कि सभी को, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता मतलब क्या होता है पता है, कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो दोनों के लिए एक समान कानून रहेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति समान, अगर हिंदू किसी को मर्डर करता है तो भी उसे उतना ही सजा मिलेगा जितना एक मुसलमान किसी को मर्डर करता है तो भी उतना ही सजा मिलेगा। उदाहरण से समझिए आप, ठीक है, दिल पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। यह किसमें है, अनुच्छेद 44 में है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। एक ही मैं और समझा देता हूं, जैसे विवाह पद्धति हो गया, हिंदू में विवाह पद्धति अलग है, मुसलमान में विवाह पद्धति अलग है, क्योंकि इस धार्मिक कार्य में कोई हस्तक्षेप कोर्ट आपको नहीं करेगी, ठीक है। आपका जैसे रीति रिवाज है शादी करने का, वैसे आप शादी कर सकते हैं। जैसे हिंदू में क्या होता है कि अग्नि जलाकर 7 फेरा मंत्र के साथ शादी होता है। मुसलमान में क्या होता है, मुस्लिम में, कि जो शादी होता है वह मौलवी साहब बैठे होते हैं और कबूल नामा करके शादी होता है, ठीक है, कबूल करके शादी होता है और उसके बाद छुआड़ा वगैरह बांटा जाता है, ठीक है। और हिंदू में क्या होता है कि हिंदू में होता है कि पंडित आते हैं और अग्नि के सामने 7 फेरा लिया जाता है, बहुत से वादा निभाना पड़ता है, वचन निभाना पड़ता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 44 में कहता है कि मुझे धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करना है, आप धार्मिक रीति रिवाज से किसी तरह भी शादी करें, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तलाक लेना है तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तलाक लेना है तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि तलाक लेने से पहले चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म के लोग हों, सभी को तलाक लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से अनुमति लेना पड़ेगा। यह सिविल सहायता है, सिविल कोर्ट का नियम अनुच्छेद 44 में है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता, ठीक है। समझ में आ गया अनुच्छेद 44। अब अनुच्छेद 45 में क्या है, देखिए, राज्य के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। राज्य के
बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। यह अनुच्छेद 45 में बताता है कि राज्य के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। जैसे 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना यह सरकार का अनिवार्य, राज्य सरकार का कर्तव्य है, ठीक है, अनिवार्य है। क्योंकि हर एक स्टेट में तो देखा जाता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, क्योंकि हर सरकारी स्कूल तो हर स्टेट में है, ठीक है। ये नहीं तो है कि बच्चों को आप बीटेक करा दीजिएगा 6 से 14 साल के अंदर, नहीं। तो सरकार का यह फर्ज होता है, जिम्मेदारी होता है। अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 45 में यह बताया जाता है कि राज्य के जो बालक लोग हैं, बालकों हैं, बालक या बालिकाएं हैं, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद 46 से 51 तक हम बताएंगे, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। हम लोग 45 तक पढ़ लिए। अब अनुच्छेद 46 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 46 में क्या है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति शिक्षा, मतलब इसमें यह बताया गया है अनुच्छेद 46 में कि अनुसूचित जाति या जनजाति को आरक्षण क्यों दिया जाता है, क्यों दिया गया है। इसलिए ताकि जो लोग आगे निकल गए हैं, तो जो लोग पिछड़े हैं, मतलब पीछे हैं, उन्हें सहायता थोड़ा सा ज्यादा देकर उन्हें भी बराबर में लाया जा सके, ठीक है। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है अनुच्छेद 46 क्या है। अनुच्छेद 47 देखिए, अनुच्छेद 47 में क्या है कि पोषाहार स्तर स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास। देखिए, पोषाहार स्तर स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास, यह राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि पोषाहार स्तर मतलब राज्य को, लोगों को अच्छा चीज, मतलब कि जैसे अच्छा भोजन उपलब्ध कराना। जैसे आंगनबाड़ी में देखते हैं कि आंगनबाड़ी बच्चों को मिलता है मिड डे मील मिलता है खाने के लिए, जो झारखंड बिहार में तो मिलता है, ठीक है। तो यह पोषाहार मतलब हो गया, देखिए पोषाहार स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास। पोषाहार में यह भी होता है कि जैसे चावल 1 रुपये या 2 रुपये किलो आपको दिया जाता है, गेहूं 1 रुपये या 2 रुपये किलो दिया जाता है, सरकारी रेट से कोटा में दिया जाता है, ठीक है। सरकार चूंकि महंगा खरीदती है और सस्ता मुहैया कराती है, तो यह राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है, यह अनुच्छेद 47 में, कि पोषाहार स्तर मतलब अपने राज्य के लोगों को ऐसा चीज दें जो स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, और मतलब सही चीज उसे मुहैया कराया जाए, ठीक है। तो यह हो गया पोषाहार स्तर। और स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास मतलब, और स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास में यह भी होता है कि जैसे नशीली चीजों को बंद कर देना, शराब बंद करना। जैसे बिहार सरकार ने शराब बंद कर दी है, ठीक है, बिहार सरकार शराब बंद कर दी है, ठीक है। तो नशीली चीजें और क्या है कि मतलब नशीली चीजें और शराब बंद करने का इसमें भी अनुच्छेद 47 में, अगर जिस चीज से नुकसान है स्वास्थ्य सुधारने के लिए उसे बंद करना चाहिए, ठीक है। जैसे नशीली दवा में एक बात, हम नशीली दवा में अगर बात करें तो एक आता था कोरेक्स, जो कि खांसी का दवा था, ठीक है। तो कोरेक्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, सरकार ने बैन कर दिया। पता है क्यों? कोरेक्स पीने से भी नशा होता था। बहुत लोग तो क्या करते थे, कोरेक्स का बोतल के बोतल पी के रोड पे पटा जाते थे, ठीक है। तो कोरेक्स को बैन कर दिया गया, ठीक है। दूसरे को स्वास्थ्य सुधारने का कोई भी नशीली पदार्थ को सरकार बैन कर सकती है, ठीक है। मैं अपनी कहानी बताता हूं। क्या होता है, एक बार लगभग मैं जिस समय सेकेंड ईयर में पढ़ता था, तो सेकेंड ईयर में, इंटर का सेकेंड ईयर होगा, वही इंटर का सेकेंड ईयर था, लगभग 2012 या 13 में। तो मुझे खांसी हुआ था। तो खांसी होने के बाद क्या होता कि हम दुकान गए मेडिकल, बोले भैया हमको कोरेक्स दीजिए, क्योंकि हमें कोई दवा का नाम तो पता था नहीं उस समय। बोले भैया मुझे कोरेक्स दीजिए। तो 2-3 दुकान ने मुझे मना कर दिया कि नहीं कोरेक्स हम नहीं बेचते, कोरेक्स नहीं है। उसके बाद जब मैंने एक दुकान में गया, बोले भैया कोरेक्स दीजिए। बोल कोरेक्स क्या करना है? बोले मुझे खांसी हो गया तो उसे यूज करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोरेक्स भारत सरकार ने बैन कर दिया, और कोरेक्स आप कहीं मांगिएगा नहीं, वरना जेल हो सकती है, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, कोरेक्स एक नशीली दवा है। उसके बाद कोरेक्स जगह मुझे वो उन्होंने दूसरा सिरप दिया, दूसरा दवा दिया, और उसके बाद मैंने लेके वहां से गया फिर, ठीक है। तो कोरेक्स एक नशीली दवा है जिसे भारत सरकार ने भी बैन कर दिया है फिलहाल, ठीक है, मतलब कि बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो नशीली पदार्थ और शराब भी सरकार बंद कर सकती है अपने राज्य में स्वास्थ्य सुधारने के लिए, पोषाहार स्तर स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयास। समझ गए?
अब क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। देखिए 48 में क्या है, अनुच्छेद 48 में यह बताया जाता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गाय तथा अन्य दुधारू पशुओं में वध करने पर रोक लगाना। जैसे सपोज दैट गाय हो गया या कोई भी दुधारू पशु है, उसे राज्य सरकार उससे हत्या करने पे रोक लगा सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 48 में है कि कोई भी दुधारू पशु को आप वध नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 48 में है। उसके बाद क्या है, 48 के काम में क्या है कि राज्य पर्यावरण एवं अन्य जीव संरक्षण करेगा। मतलब देखिए आप कहीं अगर जाते होंगे टूरिस्ट में या फिर कहीं रोड में, तो बोर्ड देखने को मिलता होगा कि जीवों को हत्या ना करें, जंगली जीवों का हत्या ना करें, ठीक है। तो इसमें राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि राज्य में पर्यावरण एवं अन्य जीव संरक्षण करेगा। मतलब कि राज्य में जो भी जीव हैं, ठीक है, राज्य में जो भी जीव हैं उनका हत्या ना करना, उसे शांति सुरक्षा से रहने देना, यह अनुच्छेद 48 के काम में है, ठीक है। यह राज्य का जिम्मेदारी बनता है कि राज्य का पर्यावरण बचा कर रखना, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक पेड़ों को उनका नुकसान ना हो, ना ही जंगल जीव का नुकसान हो, ना ही जंगल का नुकसान हो और ना ही जंगली जीव का नुकसान हो। यह अनुच्छेद 48 के काम है, राज्य सरकार का यह देखभाल करना फर्ज है, ठीक है। अब आता है क्या, अनुच्छेद 49। देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तुओं आदि का संरक्षण। देखिए 49 में क्या होता है ना कि जो राज्य में स्मारक है, स्मारक जैसे अगर देखा जाए, मैं अगर उदाहरण के स्वरूप ले लूं, जैसे ताजमहल है, ठीक है, वह राज्य का स्मारक है या देश का स्मारक है, तो स्मारक जो है उसे फर्ज बनता है सरकार का कि वह स्मारक का रक्षा करना, ठीक है। या जैसे कोई फौजी या सैनिक शहीद हो जाते हैं तो वीर गति को जब प्राप्त करते हैं वो, तो उनका स्मारक बहुत जगह है कि उनका स्मारक बनाया जाता है। कोई भी सैनिक हो, हमारे सैनिक भाई, मैं उन्हें तो दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो जगते हैं तो मैं यहाँ पे हम लोगों क्या है, देश की जनता अच्छे से सो पाते हैं, 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी सैनिक का स्मारक हो या किन्हीं का भी स्मारक हो, ठीक है, और वह किसी राज्य में हो, तो उस राज्य सरकार का फर्ज बनता है कि उस स्मारकों को महत्व देना और उनकी रक्षा करना। सरकार का फर्ज बनता है कि स्मारक को कुछ ना हो और उसे स्मारक को अच्छे से रखा जाए, ठीक है, ताकि कोई तरह से दिक्कत स्मारक को ना हो और अच्छा रहे, ठीक है। तो स्मारकों का रक्षा करना यह अनुच्छेद 49 में है, याद रहेगा। अब अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अब आ गया अनुच्छेद 51। देखिए अनुच्छेद 51 में क्या है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा तथा विभिन्न देशों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 में है कि राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा या विभिन्न देशों के साथ सुरक्षा संबंध में स्थापित, मतलब अच्छा संबंध बनाए रखेगा, कोई लड़ाई झगड़े का उसका नहीं करेगा और शांति से रहेंगे, ठीक है। तो राज्य का अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा तथा विभिन्न देशों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। समझ में आ गया। अनुच्छेद 36 से 51 मैं हल्का सा रिवीजन कर देता हूं, क्योंकि रिवीजन करने से याद ज्यादा होता है, ठीक है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 है, ठीक है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से, याद रहेगा। और अनुच्छेद जो हम ये बता दिया हूं, ठीक है। आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट यहां से ले लें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए 36 से 51 तक का जो अनुच्छेद था हमने यहाँ पे टोटल बताने का प्रयास किया और बता दिया, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद मैं अगला वीडियो में मिलूंगा, ठीक है। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप लोग का दिन शुभ हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। समझ में आता है तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ठीक है। आप लोगों का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।